हाय एवरीबॉडी, दिस इज विटुपन और आपके आपके सामने एक लेके आया हूँ स्टॉक। कैरिसिल, इसका नाम पहले एक्रिसिल था और इसका मार्केट कैप है 2300 करोड़ के आसपास। शेयर प्राइस अभी 800 के आसपास चल रहा है। और ये स्टॉक मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा खासा आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए पॉसिबिलिटीज है बेस्ड ऑन अर्निंग फोरकास्ट एंड करेंट वैल्यूएशन। और ये जो स्टॉक है इसी बाजार में भी चल सकता है। ग्लोबल मार्केट में हेडविंड्स के साथ में भी ये चल सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो पहला डिस्क्लेमर ये बता देता हूँ कि ये जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज नहीं है। इसको मैंने अपने कुछ क्लाइंट को भी एडवाइस किया है बाय करने के लिए। 780 800 के आसपास से बाइंग किया हुआ है और इसका टारगेट भी काफी हम लोगों ने दिया है, तो काफी लोगों ने इसका बाय भी किया है बोल के हम लोगों ने बताया। एजुकेशन पर्पस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन आप पब्लिक मीडिया में जब बताते हो तो ये एजुकेशन पर्पस नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो भी स्टॉक्स के रिलेटेड ये रिस्क प्रोफाइल है या कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद ले सकते हो या आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल जो भी आपके एडवाइजर है उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं स्टॉक में और मैं खुद डायरेक्ट बाजार में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करता हूँ मेरे नाम पे। और मेरे फैमिली में किसी के पास भी ये स्टॉक होल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस एग्जैक्टली स्टॉक करता क्या है। ये स्टॉक में देखिए, ये कंपनी जो है, पहले क्या नाम था इसका? नाम था कैरिसिल बोल के। अब ये जो कंपनी है इसका मोस्टली काम है क्वाड सिंक। क्वाड जो सिंक होता है ना, एक सिंक होता है, सिंक जनरली 80%, जो भी इंडिया में सिंक होता है, सिंक में 80% स्टील पे होता है लेकिन 20% कम्स फ्रॉम क्वार्ट्ज। और इसका अगर बिजनेस प्रोफाइल देखते हो तो इसका 52% आता है क्वाड सिंक से। और एशिया का इट इज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर। उसका मोरलेस आप बोल सकते हो उसका मोनोपोली जैसा ही है। ये व्हाइट लेवल मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, किसी किसी कंपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाता भी है। और इसका मोस्टली अभी तक जो मेन मार्केट है इंडिया अभी भी नहीं है, इसका मैक्सिमम मार्केट अभी एक्सपोर्ट में ही है। अगर आप देखते हो तो जोग्राफिकली 70%, मोर देन दैट 70-75% करेंट सिनेरियो में इसका अभी तक एक्सपोर्ट रेवेन्यू से ही आता है, रिमेनिंग कम फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। ये जो कंपनी है इज मोर डिपेंडेंट ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। जितना रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपमेंट होता है तब इसके लिए अच्छा रहता है। इसका कमर्शियल यूज में भी है, होटल रेस्टोरेंट में भी सिंक यूज होता है। और ये जो क्वार्ट सिंक होता है ऑब्वियसली एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है। स्टील सेगमेंट थोड़ा सा इकोनॉमिक रहता है, लेकिन ये जो है होम के लिए मोस्टली ज्यादा यूज सकता है। होम जो घर में या फ्लैट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये सिंक। और हो रहा है ग्लोबली, इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड है यूरोप, यूएस और अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी काफी डिमांड हो रहा है। तो इस कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है और इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। सिंपल, इस कंपनी में आप एक चीज देखते हो तो कंपनी का पहला चीज देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में देखिए 46% ऑफ द पब्लिक है, 41% प्रोमोटर है। डीआई का जो होल्डिंग है, डीआई होल्डिंग अराउंड 11%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 11% है और एफआई का 1% के आसपास है। एज पर मनी कंट्रोल के डेटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने सितंबर क्वार्टर में अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ा है इस कंपनी में 0.53 से 3.52% किया है। तो पोर्टफोलियो, जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी ये सब शिफ्ट होता है डिफेंसिव स्टॉक्स या वैल्यू स्टॉक्स में। तो ये सामने लग रहा है थोड़ा सा वैल्यू स्टॉक्स है। और इस कंपनी में क्या है, प्रोमोटर का कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। तो मैं कभी भी कंपनी देखता हूं तो पहले देख लेता हूं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर का कोई प्लेजिंग है क्या। तो प्लेजिंग होने से कंपनी का शेयर जनरली परफॉर्म करने के लिए डरता है। तो फिलहाल के लिए इसमें कोई प्रोमोटर का तरफ से कोई प्लेजिंग वाला रिस्क नहीं है। एफआईआई डीआई प्रेजेंस है, म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। और इस कंपनी का अगर मैं देखता हूँ फाइनेंशियली बुक वैल्यू देखिए आप सामने। इस कंपनी का 2020 से 2025 तक, अभी 24 फाइनेंशियल ईयर तक, सॉरी, कंपनी का जो रिजर्व से 158 करोड़ से 348 करोड़ बन गया और कंपनी का कैपिटल 300 करोड़ से 800 समथिंग करोड़। तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 3x बढ़ गया है, 3 गुना। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लोन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है कॉम्पेयर टू द इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कंपनी का फॉर्मेडेबल है 350 करोड़ के आसपास, बाकी 130 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो इसके हिसाब से कंपनी इज लीवरेज पर्सपेक्टिव से कंपनी का फेयरली सेफ साइड में है। तो पहला तो कोई प्रोमोटर का ये नहीं है, व्हाट वी से, प्लेजिंग नहीं है। प्लस
कंपनी में कोई डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो में इशू नहीं है उतना, और कंपनी का कैपिटल भी बढ़ रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लास्ट 5 इयर्स से 20% तक बढ़ा है। 2020 से 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर का कंपनीज रेवेन्यू हैज बीन ग्रोइंग एट 20% डिस्पाइट वीकनेस इन यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट। वहां पे हाउसिंग सेक्टर में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम था, कोविड का इश्यूज था, ग्लोबली रशिया यूक्रेन का इश्यूज था, बहुत जगह वहां पे यूएस में स्लो डाउन भी आया था, यूके में स्लो डाउन आया था, यूरोप में भी स्लो डाउन था, तब भी ये वहां, क्योंकि इसका बिजनेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू बेस्ड है, तब भी ये 20% कंपाउंडेड ग्रोथ कर पा रहा है। 270 करोड़ से 680 करोड़ तक बाजार इसके जो रेवेन्यू वहां तक गया है। और कंपनी के जो मार्जिन है, मार्जिन 14 to 15% रहता है। 2022 में थोड़ा सा बढ़ गया था, बट मोटा मोटी कंपनी का मार्जिन 14.8, 14 15% के इस हिसाब से रहता है। और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का, अगर आप दो लास्ट 2 क्वार्टर देखते हो, जून एंड सितंबर क्वार्टर, तो एक कॉम्पेटिबली बेटर परफॉर्मेंस है, 200 करोड़ के आसपास है। अगर यही सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करता है, स्टेबल रहता है, सिक्वेंशियल ग्रोथ भी नहीं होता है, तो 687 वाला हो जाएगा 800 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटी एक फार्दर ग्रोथ, शायद ये 30-35% ग्रोथ भी दे देगा। तो 25 to 30% ग्रोथ कंफर्टेबल दिख रहा है सामने। तो मोटा मोटी यही दिख रहा है कि इस कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन कंसिस्टेंट एट 20-25% हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और उसके लिए डिपेंडेंट होगा किसके कारण ये हो गया, ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लोबल जो सिंक का मार्केट है, कॉमर्शियल एक होता है हाउस होल्ड के लिए। तो हाउस होल्ड का मार्केट काफी बड़ा है, 70-80% वही है, कमर्शियल के लिए अभी 30-35% है। तो ये ग्रोथ प्रोबेबली एज ए होल मार्केट साइज बढ़ने वाला है 5 to 6% नेक्स्ट 2030 तक। और इसका मेजोरिटी ऑफ द मार्केट शेयर दिस कंपनी इज ट्राइंग टू कैप्चर। और इस कंपनी का एक बेनिफिट क्या है कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन एशिया, और बोल सकते हैं लार्जेस्ट प्लेयर इन एशिया। और इसका कुछ हद तक क्वार्ट्स में मोनोपोली जैसा है। और इस कंपनी का अभी बिजनेस फोकस देखिए कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। डिमांड फ्रॉम यूएस एंड यूके सेटिस्फैक्टरी था, लेकिन यूरोप में थोड़ा सा डिमांड हेडविंड्स था, बिकॉज वहां पे इकोनॉमिक वीकनेस था। गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी इज लाइकली टू बी द ओनली सप्लायर इन हॉर्डेंस इन यूके में। और नंबर रिटेलर होता है वो किचन प्रोडक्ट में, तो ये ऑब्वियसली किचन प्रोडक्ट में ही होता है। हाउस में भी ये किचन कहाँ पे होता है, किचन में यूज होता है। ये कंपनी और एक अच्छा काम कर रहा है, ये गल्फ रीजन में भी फोकस कर रहा है, वहां पे ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट में काफी डिमांड होता है। सऊदी अरेबिया में भी उन लोगों ने काम प्लान किया है, वियतनाम, क्रोएशिया, क्वार्टर क्वार्टर सब में ट्राई किया है। और दिस कंपनी ऑल्सो डोमेस्टिकली दे आल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड द रेवेन्यू। और इंडिया में से कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, और इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन का बेनिफिट दिस कंपनी इज गोइंग टू गेट। अभी इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर अगेन रिकवरी हो रहा है। आपने देखा होगा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफी ट्रैक्शन आया है लास्ट 2-3 साल के अंदर। और काफी कंपनी ने क्यूआईपीज भी रेज किए हैं अभी अपने रियल्टी सेक्टर में। तो ये रियल्टी सेक्टर थोड़ा सा, रियल्टी कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक अच्छा खासा एक ग्रोथ लाने के लिए कोशिश करेगा। उसका बेनिफिट ये जो उसका है शायद इसको मिलेगा। और इसका फोकस कहाँ पे भी है, ग्लोबली है। कहाँ पे, सिर्फ यूएस नहीं, यूएस में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इशू आए तभी मार्केट इसका यूके में भी है, इसका मार्केट कहाँ पे भी है। और अब गल्फ रीजन में भी दे आल्सो ट्राइंग टू लुक एट। तो दिस कंपनी इज एस्पायर टू डू 300 करोड़ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। और लेटेस्ट कमेंट्री के हिसाब से इसका थोड़ा टारगेट और ज्यादा है। दिस कंपनी मे बी ट्राइंग टू गो फॉर ए शार्पर ग्रोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन एंड रिकवरी इन द रियल एस्टेट सेगमेंट। तो ये थोड़ा फोकस है। देखिए अभी तक रियल एस्टेट सेगमेंट लास्ट 5 साल से परफॉर्म नहीं करने के बाद भी द कंपनी इज ग्रोइंग एट 20%। लोकली अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लाता है, जिससे टाटा मोटर्स ने लोकली फोकस दिया, तो टाटा मोटर्स का ग्रोथ किस तरह से आया था, ट्रेंड ने किस तरह से लोकली फोकस किया था, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिया, तो ट्रेंड किस तरह से ग्रो किया। तो मुझे लग रहा है ये भी कंपनी में थोड़ा ग्रोथ हो सकता है, प्रीमियम सेगमेंट में है, लेकिन मेट्रो या सिटीज में आजकल प्रीमियम सेगमेंट का काफी डिमांड है। और क्वाड सिंह का डिमांड रहना चाहिए। एक बार देखिए सेरा सैनिटरी वेयर उस तरह का कंपनी ने भी लास्ट 10-12 साल से कितना ग्रोथ दिया है। तो ये कंपनी शायद एक मोनोपोली जैसा लग रहा है, और वहां पे ग्रोथ
लग रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। द कंपनी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन द ऑल द डिफरेंट मैट्रिक्स, और फोकस स्ट्रिक्टली सिर्फ यूएस नहीं है, फोकसिंग ऑन द गल्फ रीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिशियरी। और कंपनी का जो करेंटली ईपीएस एस्टिमेट है FY 2025 का, ये 28 to 32 है, 28 to 32 है। FY 2026 जो है नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर में, तब ये क्या फेवरेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, रियल एस्टेट सेक्टर भी रिकवरी होगा, डोमेस्टिक डिमांड भी आएगा, तो डोमेस्टिकली ये ग्रो कर सकता है। मुझे लगता है ये रिवाइज एस्टिमेट 42 से 45 तक रहेगा। FY 2027 में शायद और फर्दर ग्रोथ देख सकता है। तो करेंट अगर मैं देखता हूं तो करेंट टीटीएम जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज कोटिंग एट 36। टीटीएम मतलब ट्रायलिंग 12 मंथ जो पी है, इज कोटिंग एट 36, और सेक्टर चल रहा है 44.76। तो सेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा ये चीपर भी है। और इसी को मैं अगर देखिए, अगर मैं FY 2026 का मल्टीपल लेता हूँ, FY 2026 पकड़ लीजिए 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 भी करते हैं तो ये 1200 बनता है। तो मुझे लग रहा है ये अगर ये 20-25% तक ग्रो करता है ये कंपनी, ज्यादा ही मान के चलिए, देखिए 2025 से ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन करना है, क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन के फोकस है, रियल एस्टेट में फोकस है। तो वहां पे अगर ग्रोथ 20-25% से ज्यादा रहता है, तो दिस ईपीएस प्रोबली बाय FY 2028-29 इट माइट लुक टुवर्ड्स 75 to 80। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 30 होता है 2400। तो ये स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड एक स्लोली आप अपने पोर्टफोलियो में होपफुली एक एलोकेशन के लिए सोच सकते हो। और इसका चार्ट भी थोड़ा अच्छा खासा ही है। अभी जो सेल ऑफ आया था, ये लोकल सेल ऑफ के कारण आया था। 1100 से ये स्टॉक 1200 के बाद से स्टॉक 700 तक आ गया था, फिलहाल 815 के आसपास चला है। तो वेल चार्ट के हिसाब से ये डिप में है, स्ट्रॉन्ग डिप में है प्रॉब्ली। और एक चीज है, यहाँ पे जो बाजार ये चल रहा है एक रेंज पे चला हुआ है, और ये काफी हद तक एक करेक्शन, ABC करेक्शन जैसा हो गया है, और ये बॉटम नहीं तोड़ पा रहा है। तो गोइंग फॉर ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये ट्रैक्शन आ सकता है। म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन है, रिटेल का पार्टिसिपेशन आ रहा है बाजार में अभी। जब और एक बाजार में सेलिंग आ सकता है, वो लोकल बेस नहीं है, ग्लोबल सेल ऑफ हो सकता है। पूरा बाजार का बता रहा हूँ। तो पूरा बाजार में जब सेलिंग आएगा, प्रॉब्ली आईटी में आएगा, फार्मा में आ गया, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी। रेट कट नहीं होने से अमेरिका में फिर तो सेलिंग का आएगा, यूएस स्टॉक्स वैल्यूएशन कहाँ पे, यूएस स्टॉक्स। तो वहां से जब प्रेशर आएगा, तो लोकली ये सब स्टॉक्स में देखना पड़ेगा। और यही सब स्टॉक से लोकली चलता है, और लोकल मार्केट स्ट्रांग है। लोकली इंडियन मार्केट में थोड़ा सा पैनिक भी आएगा, लेकिन शायद ये सब इस वाले स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। रीजन क्या है, ये लोकली फोकस भी अभी थोड़ा सा हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी चेंज कर रहा है, फोकस गल्फ में कर रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर रहा है अपना अपने आप को कंपनी। तो आई एम जस्ट लुकिंग एट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव विद दिस स्टॉक। ईपीएस एस्टीमेट मुझे लग रहा है 40-42 अचीवेबल है FY 2026 का। FY 2028-29 तक शायद 75-80 तक 2x तक हो सकता है। विद दिस 30-35% ग्रोथ आना कोई बड़ा बात नहीं है। ग्लोबल जो भी हेडविंड है अभी निकल जा रहा है, तो ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ा बहुत है, निकल जा रहा है ऑब्वियसली। डोनाल्ड ट्रम्प आने से 2-3-4 महीने तक रहेगा, फिर कंफर्टिंग हो जाएगा। ऐसे भी इंडियन मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव ही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इश्यूज है फ्रॉम द लोकल फ्रंट जो Q2 नंबर्स के आया था। Q3 Q4 में बाजार सॉरी इकोनॉमी रिकवर किया है। तो ऑल द थिंग्स आर देयर, लाइक देयर नथिंग टू वरी ऑन दिस काइंड ऑफ पार्ट। और ग्लोबल मार्केट सेलिंग बिलिंग से मत टेंशन मत लीजिए, ये सब वाले स्टॉक्स में मेरे हिसाब से इज गुड टू लुक एट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव और होल्डिंग परस्पेक्टिव। तो ये स्टॉक मान के चलिए। स्टॉक्स का अगर कोई स्टॉप लॉस मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग का, तो मैं मान के चल रहा हूँ 500 नहीं, 550 का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आपको होल्डिंग पे डर लगता है तो 550 का स्टॉप लॉस बनेगा होल्डिंग परस्पेक्टिव से। और ये मैं टारगेट देख रहा हूँ 1200 से 1300 इन द वेरी मे बी विदिन 6 to 10 months टाइम फ्रेम। और लुकिंग एट 2000 और 2500 फॉर नेक्स्ट 2 and 3 years। तो ये इसमें लगता है 2x या 3x रिटर्न गोइंग फॉर पॉसिबल है। डिसेंट स्टॉक है, आराम से चलेगा। लेने के बाद देखते रहना नहीं चाहिए, तो होल्डिंग पे लिए प्रिफर मेरे सबसे रिकमेंडेशन है। और बाकी निफ्टी इंडेक्स और बाकी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यही ये स्टॉक आप दे सकते हो, और मैंने रिकमेंड भी किया है, और मेरे कुछ क्लाइंट ने इसको बाय भी किया है। थैंक्स अ लॉट, एंड विश यू हैप्पी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।